गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं राहुल गुदारा। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल चैनल ऑल इन वन स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जो अभी 16 और 17 जुलाई को जो पैरामेडिकल स्टाफ के एग्जाम्स हुए हैं, उनमें ये साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो हम आज जनरल साइंस के या साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपके लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आए हैं। तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि पैरामेडिकल स्टाफ के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं साइंस से। तो इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि ये वीडियो जरूर देखिएगा और पूरी तरह देखिएगा, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके, पूरा आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह की के टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उनमें खासकर जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड इज इन नेचर। इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक ऊतक द्रव्य प्रकृति में है। बताओ भी, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? कार्टिलेज है, ब्लड है, बॉडी फैट है या फाइबर है? बताओ, इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक द्रव्य प्रकृति में है? बताओ। तो आपका सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ब्लड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है बायोलॉजी के कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लड से ज्यादातर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, खासकर आरबीसी ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी से इनसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आपका ये टॉपिक ब्लड से बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ब्लड इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज नोन एज। कॉर्निया और श्वेत पतल के जंक्शन को के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उनके जंक्शन को पूछ रखा है, सीधी सी बात है। स्क्लेरा नहीं कह सकते, कॉर्निया नहीं कह सकते। रेटिना होती है, वो पीछे की लेयर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, लिम्बस इज द राइट आंसर। ठीक है, लिम्बस है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो आपका आई से रिलेटेड है। डैश इज अ कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ हाफ द फील्ड ऑफ विजन ऑफ बोथ आईज। क्या कह रखा है? दोनों आंखों की दृष्टि के आधे क्षेत्र के नुकसान की स्थिति है। इन चार ऑप्शंस में से इसका क्या आंसर होने वाला है भाई? बताओ, क्या आंसर होने वाला है? बहुत ही थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है। तो आपने अगर ये टॉपिक कभी पढ़ा हो पहले, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमियोनोस्पिया। ठीक है, हेमियोनोप्सिया। ठीक है, समझ में आया? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दोनों आंखों की दृष्टि के आधे क्षेत्र के नुकसान की स्थिति होती है। ये दोनों आंखों के मतलब जितना हम देख सकते हैं दोनों आंखों से, उसका आधा हिस्सा हमें देखना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ। ये क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से। इन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है कि ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा की तुलना में कम होती है। किससे कम होती है अभी ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी? कार्बन से, सिलिकॉन से, सल्फर से या नाइट्रोजन से? बताओ भाई, ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूं कि आप बच्चों को सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर और कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। आपको नेक्स्ट जो कोई वीडियोस चाहिए वो कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से हम प्लान कर लेंगे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, when complex food substance are converted into simpler absorbable forms this process is known as। मीन्स ऐसा एब्जॉर्ब होने वाले सिंपलर फॉर्म में जो फूड कन्वर्ट होता है हमारे जब स्टमक के अंदर या माउथ के अंदर जब जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भी? इंस्पिरेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं या एक्सपायरेशन बोलते हैं?
तो आपको पता होगा कि पाचन क्रिया होती है वो क्या करती है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, जैसे कि मान लो कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि सुक्रोज है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड्स में। तो इन सभी चीजों को की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को मींस खाद्य पदार्थ को हम जब सिंपलर फॉर्म में मतलब बिल्कुल साधारण फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द आंसर इज डाइजेशन, पाचन क्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज इज अ लाइव वैक्सीन, इनमें से कौन सा एक जीवित टीका है, बताओ भी। कोलेरा, बीसीजी, टिटनस टॉक्सॉइड, डायप्थेरिया टॉक्सॉइड, कौन सा है भी। तो इनमें से अगर आपने कभी भी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से या इसकी जो वैक्सीन होती है बीसीजी उसके बारे में कभी पढ़ा होगा, तो आपको ये आंसर आता होगा कि इसका सही आंसर होगा बीसीजी। जो बीसीजी टीका होता है वो किस में लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज में लगाया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, पता है आप लोगों को। चलो आज का आपका ये होमवर्क है, बीसीजी है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको आज पता करनी है, ठीक है। क्या पता अगले क्वेश्चन में जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो आगे वाले क्वेश्चन है उनमें ट्यूबरक्लोसिस की जो टीका होता है बीसीजी उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी बीसीजी वैक्सीन के ऊपर ही है। व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बताओ भाई। व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, हम बीसीजी वैक्सीन को के दिए जाने वाले मार्ग का नाम पूछ रखा है कि मतलब हम जो टीका हम बीसीजी वैक्सीन का देते हैं वो किससे देते हैं, किस तरीके से देते हैं, मतलब मसल के अंदर इंस्टॉल करते हैं या फिर इंजेक्ट करते हैं, वेस्कुलरली करते हैं मतलब हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इंटरडर्मली मतलब कि स्किन के थ्रू करते हैं, इंट्रावीनसली मतलब कि हमारे वेन्स और उनके अंदर करते हैं। तो बताओ भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो स्किन के लिए है वो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डर्मेट, मतलब, और जो स्किन की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्किन की स्टडी को अगर हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं तो इंट्राडर्मली ये क्या हो गया, क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया कि हम स्किन के थ्रू इसको देते हैं। इंट्राडर्मली इस पर्टिकुलर बीसीजी वैक्सीन का रूट है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बायो से रिलेटेड और खासकर हार्ट से रिलेटेड। मैंने आपको कई बार बता चुका है कि HSSC हमेशा क्वेश्चंस है वो ब्लड से या ब्लड से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देते ही देते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया जो कि सिंपलेस्ट क्वेश्चन है हार्ट से रिलेटेड कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर आपने थोड़ी सी भी बायो कभी पढ़ी है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है 7th या 8th क्लास में ही, तो भी आपको इसका आंसर पता होगा। शायद मुझे लग रहा है कि इस पैरामेडिकल स्टाफ के जो भी 16-17 को एग्जाम हुए हैं उनमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला है। तो इसका आंसर हो गया 4। कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट ओरिकल, और ये राइट भी होता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट भी होता है। तो लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं, समझ में आई बात। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन्होंने पूछ रखा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को किसने डिस्कवर किया था, बताओ भाई किसने डिस्कवर किया था। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है, वो किसने डिस्कवर किया था, बताओ भाई किसने डिस्कवर किया था। वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने ये पर्टिकुलर वायरस का डिस्कवर किया था, ठीक है। अब आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पूछ ले तो ये तो क्या है, वैक्सीन के फादर हैं क्योंकि इन्होंने पेनिसिलिन का खोज की थी जो कि सबसे पहली वैक्सीन थी, ठीक है, पेनिसिलिन की। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन फिर से ब्लड से रिलेटेड आ गया भाई। देखो आप खुद देख सकते हो कि दो एग्जाम जो भी एग्जाम्स हुए हैं 16 और 17 तारीख को 2 दिन के अंदर, उनमें कितने सारे क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड आए हैं। तो इसमें क्या पूछ रखा है,
ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो ब्लड में हमें मिलती है, ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड इन द ब्लड। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू देम, क्या नाम दिया गया है भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्या नाम दिया गया है भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो आपको पता होगा आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? अरिथ्रोसाइट। तो ये एग्जांपल तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? इनको ही बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, जो हमें प्रोटेक्शन का काम करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड इन ब्लड एंड द अदर नेम इज डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और आरबीसी का क्या हो गया? रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के बीच में आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हमने कुछ दिन पहले, शायद पिछले संडे को, हमने एक वीडियो अपलोड की है जो कि एक मैराथन क्लास की है। जो भी 2015 से लेकर 2021 के बीच में जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए हैं अब तक, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसकी वजह से क्या हो कि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपके वो जो टॉपिक्स हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं आपके जनरल साइंस के। जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो मैराथन क्लास है वो जरूर देखनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और साथ ही मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी को हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट कर उसका और उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? विच ऑफ दीज रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न डिजीज? विच ऑफ दीज रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न डिजीज? इनमें से किसके परिणाम स्वरूप वायुजनित रोग फैलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज सोइल्ड लिनेन, ऑप्शन नंबर बी इज फूड कंटामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर डी इज अनपेस्चराइज्ड मिल्क। बताओ भाई, अगर आपने एयरबोर्न डिजीज के बारे में पढ़ा है तो आप समझ सकते हो, और खासकर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी डिजीज चल रही है, हम पिछले 2 साल से पूरी दुनिया इसके अराउंड घूम रही है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इस थोड़ा बहुत इसी से रिलेट करता है कि कैसे एक पर्टिकुलर, जैसे कोरोना वायरस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, जैसे कोविड-19 होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, छोटी बूंद नाभिक। मतलब क्या होता है कि जब हम स्नीजिंग करते हैं, छींक लेते हैं, ठीक है, या हमें खांसी आती है, तो इनसे क्या होता है कि हमारे जो नाक के अंदर जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो बाहर आ जाती है, जिनकी वजह से उनके अंदर जो बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये जो वायुजनित रोग होते हैं वो वैसे ही फैलते हैं, कैसे? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्राइमरली अफेक्टेड? बताओ भाई, फेफड़े का क्षय रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? नेल्स, हार्ट, लंग्स, किडनी। बताओ भाई, इनमें से कौन सा रोग होता है? बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है? नेल्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, या किडनी होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने पल्मोनरी वर्ड का भी अगर आपको मतलब पता है, और आपको इवन ये पता है कि ट्यूबरक्लोसिस कहाँ होती है, तो भी आपको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है लंग्स। ठीक है, फेफड़ों में होता है ये। ठीक है, आपको अगर पता होगा पल्मोनरी का मतलब तो भी आप समझ जाओगे, और अगर ट्यूबरक्लोसिस का मतलब भी पता होगा तो भी आप मतलब कि ये डिजीज कहाँ होती है, तो भी इसका सिंपल सा आंसर है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? इनमें से उस डिजीज को क्या बोलते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में फैलती है, या एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है? ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? कम्युनिकेबल। बी ऑप्शन नंबर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस। सी क्या है? इन्फेक्शियस। और डी है ऑटो इम्यून। तो
विच ऑफ द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो डिजीज पर्सन टू पर्सन फैलती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल तो इस ऑप्शन में है नहीं, आपको दिख रहा होगा। कम्युनिकेबल का दूसरा नाम क्या होता है? वो दूसरा नाम होता है इन्फेक्शियस, कि मतलब जो इन्फेक्ट कर सकती है एक दूसरे से दूसरे ह्यूमन बीइंग में, एक से दूसरे ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इन्फेक्शियस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज व्हेन alveolar air is released out from the lungs, this process is known as। वाह भी वाह, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। 7th क्लास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम सांस को अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जब वायु कोशीय वायु फेफड़ों के से बाहर निकलती है तो इस प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई, इंस्पिरेशन बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या सर्कुलेशन बोलते हैं? सिंपल सा आंसर है, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, और जो अंदर की तरफ लेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। समझ में आ रहा है? ये दो प्रोसेसेस हैं रेस्पिरेशन की। किसकी? रेस्पिरेशन की। ठीक है, श्वसन की। किसकी? श्वसन की। आशा कर रहा हूं मैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। रोग पैदा करने वाले जीव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी हिंदी वाले ऑप्शंस में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका। नाम से समझ आ जाएगा। क्या पूछ रखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवी बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, या डिजीज कोज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो ये क्या दे रखा है? रोग जनक, जो रोग को पैदा करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बोल दिया? पैथोजन। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? पैथोजन। और इस प्रोसेस को जो डिजीज कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड है। तो देखो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ दीज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। इनमें से कौन सा हमारा भोजन का एक मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन ए है, मिनरल है, विटामिन बी है। वैसे तो ये सारे के सारे ही घटक है, पर सबसे प्रमुख घटक आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे ये पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आपसे ये पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, तो वो होती है ग्लूकोज। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो ये है आपके कार्बोहाइड्रेट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट घटक होता है किसका, या सबसे मेजर है, सबसे प्रमुख घटक है किसका? फूड का। ठीक है, रोटी में भी ये होता है, पोटैटो में भी ये होता है, काफी तरह की वेजिटेबल्स में ये होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है आपका भाई इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन आवर कंट्री। बताओ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम क्वेश्चन को पढ़ते ही और ऑप्शंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है, अगर आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का अप्लाई कर लिया तो। ठीक है, वो कहते हैं ना आजकल कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी गलत है, तो इसीलिए कहते हैं कि कॉमन सेंस इज आल्सो नॉट सो कॉमन। ठीक है, कि वो भी कॉमन नहीं है, वो भी सामान्य बात नहीं है कि किसी के पास कॉमन सेंस हो। तो इसका क्या आंसर हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस को जो हमारी गवर्नमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय उसको जिम्मेवार होता है किस इसकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें भी कुछ बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ होम कर कर आ गए हैं भाई, बिल्कुल गलत आंसर है, गृह मंत्रालय ऐसा कुछ नहीं देखता है। इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजी का बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन आया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ डाइटरी फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड इन।
आहार फोस्फोरस का लगभग 60 से 70% भाग किसमें अवशोषित होता है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें से ये पूछ रखा है कि आपको जो फोस्फोरस होता है वो 60 to 70% कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कहाँ अवशोषित होता है? तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, जेजुनम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेजुनम। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एट लीस्ट डैश ऑफ द बॉडीज कैल्शियम इज फाउंड इन द स्केलेटन एंड टीथ। इन्होंने क्या पूछ रखा है कि कंकाल और दांतों में कितना कैल्शियम पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर? तो ऑप्शंस दे रखे हैं 40%, 60%, 80% या 99%। तो अगर बच्चों आपको पता है कि जो कैल्शियम है हमारा वो कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है स्केलेटन और टीथ में, पर वहां पूरी बॉडी का कितना परसेंट कैल्शियम होता है? वो होता है सबसे ज्यादा, मतलब सारा का सारा कैल्शियम ही वही होता है, लगभग 99% इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे 80% कर कर आए हैं, कुछ 60% कर कर आए हैं। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डैश वॉज द वेल नोन नेचुरल एंटी मलेरियल। क्या पूछ रखा है कि जो एंटी मलेरियल ड्रग ड्रग होती है वो सबसे प्राकृतिक कौन सी होती थी इनमें से? बताओ भाई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नेचुरल एंटी मलेरियल ड्रग है? बता सकता है कोई इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्विनिन। क्विनिन इज द राइट आंसर। समझ में आया? क्विनिन है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक सेकंड, ताकि आपको ऑप्शंस अच्छी तरह विजिबल हो जाए। ये है आपका क्वेश्चन, डैश इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या पूछ रखा है, ये न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड पर्टिकुलर बार बार यूज हो रहा था। क्या पूछ रखा है, एक निश्चित अवधि में किसी आबादी में बीमारी के नए मामलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? बताओ भाई, क्या कहते हैं? इंसिडेंस, प्रीवेलेंस, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसिडेंस इज द राइट आंसर, घटना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इंसिडेंस आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इस तरह की वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि बायोलॉजी की स्टडीज कि वेरियस ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि स्किन की स्टडी को हमने डर्मेटोलॉजी बोला, कैंसर की स्टडी को हमने ऑन्कोलॉजी बोला। ठीक है, सेल्स की स्टडी को हमने साइटोलॉजी बोला। इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है आपका, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड एज। ऑप्शन इज फिस्किकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, नन ऑफ दीज। क्या है? मत्स्य पालन है, मतलब मछली पालन है, जलीय कृषि है, रेशम उत्पादन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो अगर आपको पता होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिस्किकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्किकल्चर। और अगर आपसे यही पूछ लेते हैं कि स्टडी ऑफ फिश क्या होते हैं, स्टडी ऑफ फिश क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्टियोलॉजी। इक्टियोलॉजी। ठीक है, समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड्स आर द फॉलोइंग। खाद्य पदार्थों से प्राप्त पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। बताओ भी, वाटर है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन हैं, या ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई। तो इसमें कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और सी के लिए तो सारे एग्री करेंगे, पर वाटर है तो वाटर भी तो एक तरह का हम फूड से गेन करते हैं ना। तो इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, समझ में आया? अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है, अगर आपने थोड़ी सी भी आपको डिटेलिंग पता होगी इसके बारे में, पहले तो आपको ये वर्ड्स ही पता होने चाहिए भाई, हाइपर और हाइपो। बायोलॉजी में दो वर्ड्स यूज होती हैं डिजीजेस के लिए,
हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब एक्सेस अमाउंट में, अगर कुछ सीक्रेट हो जाता है या कुछ बन जाता है। हाइपो का मतलब लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में। तो ये देखो यहाँ पूछ रखा है एक्सेसिव लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज, ठीक है, कि रक्त में कैल्शियम का अत्यधिक स्तर होता है। तो कौन सा स्तर होता है भी अत्यधिक, क्या बोलेंगे हम उसको, हाइपर कैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपर नेट्रेमिया या हाइपर कैलेमिया। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी को तो आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि कैल्सियमिया वर्ड कैल्शियम के लिए यूज हुआ है, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हो। ठीक है, ये सी ए आएगा यहाँ पे, ठीक है कि ये स्पेलिंग सही है, हाइपर कैल्सियमिया। तो इसका क्या होगा, हाइपर हमेशा एक्सेस के लिए यूज होता है, तो क्या पूछ रखा है, एक्सेस का ही पूछ रखा है, ज्यादा अत्यधिक का ही पूछ रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, हाइपर क्लेसेमिया। ठीक है, समझ में आया। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा वायु जनित रोग है। ऑप्शंस दे रखे हैं, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, कोलेरा, माइग्रेन। बताओ भाई, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वायु जनित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, जो कि हर ह्यूमन बीइंग कम से कम साल में 2-3 बार तो इससे सफर करता ही करता है। जुकाम, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। अब मुझे कोई बता सकता है कॉमन कोल्ड है वो कौन से वायरस से होता है, वो होता है राइनो वायरस से, राइनो वायरस से। ठीक है, राइनो वायरस से होता है भाई। तो कॉमन कोल्ड इसका आंसर हो गया, ये एक वायुजनित मतलब एयरबोर्न डिजीज होती है। ठीक है, वायुजनित, ठीक, और ये किससे होती है, वायरस से। अब बच्चों एक क्वेश्चन बार बार ये भी आता है कि हम स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी या वीरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी या वीरोलॉजी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सारे सारे जो अभी 16 और 17 को जो एग्जाम हुए थे उनके हैं। तो इनमें से जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, किस यंत्र, किस डिवाइस का प्रयोग करते हुए श्वसन गतियों के दौरान वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। क्या पूछ रखा है, किस यंत्र का प्रयोग करते हुए श्वसन गतियों के दौरान वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। स्पायरोमीटर, थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर या स्पाइग्मोमैनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, स्पायरोमीटर सही आंसर हो गया, स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर। थर्मोमीटर का आपको पता ही है, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, और स्पाइगमेनोमीटर से क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। आपने घरों में लेडीज को देखा होगा, जब डॉक्टर आते हैं तो चेक करते हैं, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्पाइगनोमैनोमीटर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस आएंगी उनकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, इसी के साथ मैं राहुल गुदारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।